जय हिंद बच्चों। तो हम लोग ऑर्गेनिक में बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में एल्केन्स के प्रिपरेशन के बारे में, और आज हम बात करेंगे एल्केन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। एल्केन्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं अपने सभी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को जो हमने एल्केन्स के प्रिपरेशन में पढ़ा। तो पहला जो केमिकल रिएक्शन आया जिससे हम मीथेन, ईथेन और बेंजीन को लैब में बनाते हैं उसका नाम है ड्यूमा प्रोसेस। ड्यूमा प्रोसेस में क्या करते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को हम ट्रीट करते हैं सोडा लाइम के साथ। सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO का मिक्सचर होता है सोडा लाइम, जिसमें लाइम क्या फंक्शन करता है, तो लाइम का फंक्शन है एब्जॉर्ब द मॉइस्चराइजर फ्रॉम गैसेस। गैसेस से नमी को अवशोषित करता है लाइम। और ये ध्यान रखना है जो रिएक्टेंट्स हमको गिवन है उसमें से हम Na2CO3 को रिमूव कर देंगे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। सेकंड मेथड जिस पे हमने बात किया था वो था रिडक्शन। तो रिडक्शन में कौन कौन से मेथड आए, अल्कीन्स और एल्काइंस का रिडक्शन हम कर सकते हैं। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम ऑक्साइड और इसके साथ साथ हम ट्राइफिनाइल फॉस्फिन और रोडियम क्लोराइड का मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं जिसको हम विल्किंसंस कैटलिस्ट कहते हैं। अगर हम निकल यूज कर रहे हैं यहाँ पे तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये स्पेसिफिक हो जाएगी, इसको हम कहते हैं सैंड्रेंस सबाटियर रिएक्शन। इसके बाद हमने बात किया कार्बोनाइल्स का रिडक्शन, तो जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन में यूज होता है। जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन में यूज होता है। और इस केमिकल रिडक्शन के अंदर कार्बोनाइल का ऑक्सीजन रिमूव करना है आपको, 2 हाइड्रोजन उसकी जगह जोड़ देना है, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर क्लेमेंसन्स रिडक्शन के बाद हमने बात किया वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में जहां पे हाइड्रोजीन यूज करते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन्स को जब हाइड्रोजीन से ट्रीट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजोन, और हाइड्रोजोन को हीट करेंगे तो अल्केन्स बन जाएगा, मतलब नाइट्रोजन गैस यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। इसके बाद हमने बात किया वॉर्ज रिएक्शन के बारे में। 2 मोल्स ऑफ आइडेंटिकल एल्काइल ग्रुप वाले हैलाइड जब आपस में फ्री रेडिकल उनके कंबाइंड होते हैं तो अल्केन का फॉर्मेशन होता है। इनके फ्री रेडिकल के कॉम्बिनेशन पर अल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। यह है वॉर्ज। अगर डिफरेंट काइंड के एल्काइल ग्रुप को हम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, can't be easily separated, so this is not a good reaction for combination of different kind of alkyl group. HCMS। फिर हमने बात किया वॉर्ज फिटिक के बारे में जिसमें एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक होगा, फिटिक जिसमें दोनों एरोमेटिक होंगे। फिर फ्रैंकलाइन्स, तो फ्रैंकलाइन में क्या अंतर आता है, जिंक इथेनॉल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज होता है, अदरवाइज इट इज एज सेम एज Wurtz reaction. Simple Wurtz reaction means here is also 2 moles of alkyl halide with identical alkyl groups are combined. 2 alkyl halide जिनके alkyl group identical हो उनका combination है Wurtz Franklin's reaction भी Wurtz के जैसी, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस जहाँ पे डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट एज आर यूज होगा, और आर डैश मतलब जो सेकेंड एल्काइल हैलाइड होगा आर डैश वाला वहां पे मिथाइल, इथाइल, फिनाइल कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। ये कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस है। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो RMgX को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो होते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जहां पे मेटल और कार्बन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर, अमाइन या अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं वो सोर्स जहां से हाइड्रोजन निकाली जा सके तो उतने ही कार्बन का एल्केन बनता है जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रहते हैं। फिर हमने बात किया पोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो अच्छा रिएक्शन है, इससे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों हम बना सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है आयंस का अलग अलग होना,
फिर वो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। इसके बाद हमने बात किया मेटल कार्बाइड से रिलेटेड। तो मेटल कार्बाइड के 4 एग्जांपल, बेरिलियम, एल्यूमिनियम कार्बाइड जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड प्रोड्यूसेस एसिटालीन गैस, एंड दिस इज अ commercially useful reaction because it is used for the artificial ripening of fruits। कैल्शियम कार्बाइड पे पानी डाल के हम एसिटालीन गैस बनाते हैं और ये रिएक्शन जो है वो फ्रूट्स को आर्टिफिशियली राइप करने के काम आती है। देन मैग्नीशियम कार्बाइड अगर होगा तो प्रोपाइन बन जाएगा। यहां तक की सभी बातें हमने कंप्लीट कर लिया था। अब बात करेंगे इस लेक्चर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स की। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, अल्केनों के भौतिक गुण। तो फ्रॉम C1 टू C4 मतलब मीथेन से लेकर के ब्यूटेन तक गैसेस स्टेट में मिलते हैं, मीथेन से ब्यूटेन तक गैसेस स्टेट में मिलते हैं। C5 टू C17 आर लिक्विड्स, ये द्रव अवस्था में मिलने वाले कंपोनेंट्स हैं। और C18 और उससे ऊपर वाले मेंबर एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड। C18 और उससे ऊपर के सदस्य जो है वो ठोस अवस्था में विद्यमान होते हैं, जहां पर आपका वैसलीन पेट्रोलियम जेली से लेकर के फिर सॉलिडिफिकेशन जब शुरू होगा तो वैक्सेस है, मोम आएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो टार की तरफ चला जाता है। टार वो केमिकल जिससे हम रोड्स बनाते हैं, है ना। तो 1 to 4 गैसेस, 5 to 17 लिक्विड, और 17 से ऊपर वाले जो मेंबर हैं वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो इनका फिजिकल स्टेट हो गया। इसके बाद बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट तो सीधे सीधे ध्यान रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कार्बन चेन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन जितनी लंबी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। इट मींस जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होता जाएगा। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, बॉइलिंग पॉइंट इज रेसिप्रोकल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। रेसिप्रोकल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस, जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई रिलेटेड टू द बॉइलिंग पॉइंट्स। अब क्वथनांक के बाद हम बात करेंगे गलनांक के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग पॉइंट्स में क्या ध्यान रखना है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन मेल्टिंग का इसमें सर्टेन ट्रेंड नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना है। हायर द मॉलिक्यूलर मास हायर द मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर मान लो ऐसे एल्केन्स हैं जिनके एंड्स आपको लाइन नोटेशन से अपोजिट मिल रहे हैं, जैसे ब्यूटेन है और पेंटेन है, तो यहां पे जो है ब्यूटेन और पेंटेन, तो जिनके एंड्स अपोजिट हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर होगा। तो एक लाइन ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, अपोजिट एंड्स हायर मेल्टिंग पॉइंट। अपोजिट एंड्स हायर मेल्टिंग पॉइंट, जिनके एंड्स अपोजिट होंगे लाइन नोटेशन पर उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हायर आएंगे, ये ध्यान रखना है। और मॉलिक्यूलर मासेस के बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता जाता है। तो ये बात हुई मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्केन्स के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स जो होते हैं
वो हमेशा कैसे होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अल्केन्स कंटेनिंग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इनमें अध्रुवी सहसंयोजक बंध होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एंड कॉमनली undergo homolytic bond fission, homolytic bond fission, और कॉमनली ये होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन करते हैं। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन करने का मतलब है फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। कॉमनली अंडरगो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन एंड फॉर्म फ्री रेडिकल, मुक्त मूलकों का निर्माण करते हैं, फ्री रेडिकल्स। इसलिए इनके जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पे बेस होते हैं। एंड शो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को प्रदर्शित करते हैं। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को शो करते हैं। शो द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, मुक्त मूलकों के प्रतिस्थापन के साथ अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को ये शो करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं जहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है उसको देखते हैं। तो रिएक्शन विथ हैलोजेंस, पहली रिएक्शन हमारी रिएक्शन विथ हैलोजेंस कहा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी लिखते जा रहा हूं मैं, ब्रोमीन और आयोडीन। ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में पहला एग्जांपल, रिएक्शन विथ हैलोजेंस के साथ क्रिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जिसमें से फ्लोरीन की जो रिएक्शन है, फ्लोरीन रिएक्ट्स विथ एक्सप्लोजन, वायलेंटली रिएक्शन करता है फ्लोरीन हैलोजेंस के साथ। क्लोरीन रिएक्ट्स इन डिफ्यूज्ड अल्ट्रावायलेट लाइट, मतलब थोड़ी देर दिया फिर रोका फिर दिया, ऐसा डिफ्यूज्ड अल्ट्रावायलेट लाइट। ब्रोमीन रिएक्ट्स इन डायरेक्ट सनलाइट में रिएक्ट करता है ब्रोमीन। आयोडीन शो द रिवर्सिबल रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग थोड़ी अलग से भी बात करेंगे। शो द रिवर्सिबल रिएक्शन, और आयोडीन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। शो द रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया प्रदर्शित करता है आयोडीन एल्केन्स के साथ। तो अब क्लोरीन की और आयोडीन की दो केमिकल रिएक्शन की आपको जरूरत पड़ेगी, है ना। चलिए एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं। क्लोरीन, रिएक्शन विथ क्लोरीन, तो मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखते हैं। व्हेन मीथेन reacts with chlorine in presence of diffused ultraviolet light, then
all hydrogen atom of methane, all hydrogen atom of methane substituted by chloride free radical, chloride free radical, chloride free radical, and it gives carbon टेट्रा क्लोराइड। ये लिखा मैंने फाइनल प्रोडक्ट, तो क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। अब रिएक्शन कैसे शुरू होती है, कैसे आगे चलती है, तो शुरुआत को हम कहते हैं इनिशिएशन, आगे चलने को हम कहते हैं प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन श्रृंखला में वृद्धि, और इनिशिएशन को कहते हैं प्रारंभन, और फिर टर्मिनेशन, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बीच बीच से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा है, तो सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो इनिशिएशन, फिर प्रोपोगेशन, फिर टर्मिनेशन। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनिशिएशन? जहां से रिएक्शन स्टार्ट होती है। हाउ टू स्टार्ट द रिएक्शन? दो क्लोरीन जिनके बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यह आया एनर्जी अल्ट्रा वायलेट लाइट। और यूवी रेज की खास बात होती है, इसके जो फोटॉन्स होते हैं इनकी एनर्जी लगभग 450 किलो जूल पर 450 किलो जूल के आसपास होती है इनकी एनर्जी पर मोल, 450 किलो जूल पर मोल। इसीलिए जब भी आप फोटोकेमिकल रिएक्शन देखेंगे तो वहां पर यूवी रेज यूज होता है, पराबैंगनी प्रकाश का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हायर एनर्जी वाले फोटॉन्स होते हैं इसके, जो कि बॉन्ड फिशन के लिए जरूरी होते हैं, जिससे बॉन्ड टूट जाता है, तो ये केमिकल बॉन्ड को होमोलैटिकली ब्रेक कर देंगे। तो इनिशिएशन में क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड फ्री रेडिकल्स, क्लोराइड मुक्त मूलकों का निर्माण हुआ, ये इनिशिएशन है। अब आगे कैसे चलती है? तो आगे चलने को हम कहते हैं प्रोपगेशन। अब देखो, ये है मीथेन, ये भी एनर्जी या रेडिकल आएगा तो क्या काम करेगा? ये भी होमोलैटिक बॉन्ड फिशन शो करेगा, शो द होमोलाइसिस। हाँ, और इस होमोलैटिक बॉन्ड फिशन से एक H फ्री रेडिकल निकल के यहां से जाएगा HCl के फॉर्म में, एंड नाउ इट गिव्स मिथाइल फ्री रेडिकल। अब बन गया मिथाइल मुक्त मूलक। एक क्लोराइड फ्री रेडिकल आएगा, इस पे जुड़ जाएगा, इस पे जुड़ जाएगा, तो एक क्लोराइड फ्री रेडिकल आया, इस पे जुड़ गया। अब ये हो गया, देखिए क्या बन गया, इसको हम डाउन साइड लिख लेते हैं क्योंकि लंबा रिएक्शन है। तो देखो यहां से इस क्लोरीन को हम पीछे की साइड लिख देते हैं जो आया है, हाँ, और ये आ गया आपका क्लोरोमिथाइल या मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ओके, मिथाइल क्लोराइड। एक क्लोराइड फ्री रेडिकल फिर आया, फिर एक HCl को निकाल के ले गया। अब बन गया क्लोरो मिथाइल फ्री रेडिकल। एक क्लोरीन फिर आया, एक क्लोरीन फिर आया, जुड़ गया। अब ये बन गया डाई क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन। एक क्लोराइड फ्री रेडिकल फिर आएगा, इट रिमूव्स 1H फ्री रेडिकल इन फॉर्म ऑफ HCl। अब अगली सिचुएशन हमको क्या मिल रही है? डाइक्लोरोमिथाइल फ्री रेडिकल, डाइक्लोरोमिथाइल फ्री रेडिकल। तो स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिख रहे हैं ताकि सब ध्यान में रहे कि ऐसा कुछ हुआ था, डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं इसको, है ना। तो डाइक्लोरोमिथाइल फ्री रेडिकल बन गया।
एक क्लोराइड फ्री रेडिकल फिर आएगा। अब इसको टर्न कर देगा वो कार्बन ट्राइक्लोराइड में, मतलब क्लोरोफॉर्म में बदल दिया उसने इसको। कहाँ बदल दिया? क्लोरोफॉर्म में। CHCl3 इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। एक क्लोराइड फ्री रेडिकल अगेन एक H फ्री रेडिकल को लेके जाएगा। अब ये बना ट्राइक्लोरो मिथाइल फ्री रेडिकल, फिर एक क्लोराइड फ्री रेडिकल की जगह खाली है, एंड फाइनली दिस कंपाउंड इज कन्वर्टिंग टू कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अंत में यह यौगिक कार्बन टेट्रा क्लोराइड में परिवर्तित हो जाएगा। फाइनली दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल। अब इसमें जो केमिकल चेंजेस हुए वो ध्यान रखना है। तो ये पूरा ओवरऑल कहलाता है प्रोपगेशन। प्रोपगेट करना मतलब आगे की ओर बढ़ाना। प्रोपगेशन के बाद अगला जो उसका स्टेप आएगा, तीसरा स्टेप है, वो है इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। व्हाट हैपेंस इन टर्मिनेशन? टर्मिनेशन पे भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन मतलब आप ऐसा समझ लो, शाम हो गई, लाइट चली गई। लाइट चली गई तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस गायब, तो रिएक्शंस को भी स्टॉप होना पड़ेगा, रिएक्शन को भी स्टॉप होना पड़ेगा। तो टर्मिनेशन में क्या होता है, दो क्लोराइड, जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है टर्मिनेशन, वो Cl2 में बदलेगी। जो मिथाइल फ्री रेडिकल बने हुए हैं, जो आगे वाले रहेंगे वो तो चले जाएंगे प्रोडक्ट पे। जो मिथाइल फ्री रेडिकल बने हैं अब वो आगे ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे ना, तो उनको कन्वर्ट कर देगा इथेन में और मिथाइल फ्री रेडिकल्स को। और अगर मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोराइड फ्री रेडिकल कंबाइंड हो गया तो टर्मिनेशन में मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो देयर इज 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इन द टर्मिनेशन। 3 डिफरेंट चीजें आपको टर्मिनेशन में देखने को मिलेगी। ओके, तो ये हो गया रिएक्शन विद क्लोरीन, जो कि डिफ्यूज्ड अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में होगी। अब बात करते हैं रिएक्शन विद आयोडीन। रिएक्शन विद आयोडीन, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। कैसे? तो ये हुआ मीथेन और आयोडीन, मीथेन और आयोडीन का रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे होगा? तो यहां से पहले ये बना के लाएगा HI बाहर और CH3I बनेगा, साथ में HI भी बन रहा है। HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एक प्रबल अपचायक है। इस प्रबल अपचायक के गुण के कारण, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के कारण ये इसको क्या करेगा, H वापस दे देगा। वापस दे देगा तो ये फिर से मीथेन बन जाएगा और ये आयोडीन बन जाएगी। तो रिएक्शन कैसी हो गई, रिवर्सिबल हो गई ना। फिर से मीथेन बन गया, हमको तो मिथाइल आयोडाइड चाहिए था, लेकिन फिर से इस रिएक्शन में मीथेन बन जाता है। तो क्या ध्यान रखेंगे, एक नोट लगाएंगे, टू गेट मिथाइल आयोडाइड एज अ प्रोडक्ट, to get methyl iodide as a product, HiO3 or HNO3 are used as a catalyst। तो कैटलिस्ट के फॉर्म में हमको यूज करना पड़ेगा HiO3, जिसको कहते हैं आयोडिक एसिड या HNO3, ताकि ये रिएक्शन रिवर्स ना होने पाए। तो अगर हमने यहाँ पे HiO3 या HNO3 को एज अ कैटलिस्ट यूज किया है तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे फर्क ये पड़ेगा कि जो HI बन रहा है, मतलब ये CH4 था, ये I2 था, ये आपका प्रोडक्ट आया,
CH3I थोड़ी देर के लिए और HI। इस HI को कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि ये HI ही तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे आपने यहाँ पे HiO3 यूज किया होगा, तो HiO3 अगर आपने डाला है तो वो क्या करेगा, जो HI बन रहा है उससे इमीडिएटली रिएक्ट कर लेगा, उससे इमीडिएटली रिएक्ट करके इसको कन्वर्ट कर देगा वाटर में और I2 बना देगा। अब ना तो HI रहेगा ना केमिकल रिएक्शन रिवर्स होगी। नो HI नो रिवर्स केमिकल रिएक्शन। HI नहीं रहेगा तो रासायनिक अभिक्रिया व्युत्क्रम दिशा में वापस नहीं जा पाएगी। तो ये केमिकल रिएक्शन है HI के साथ हैलोजेंस की रिएक्शन। अब आगे की केमिकल रिएक्शन पर बात करते हैं हम। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पर बात करते हैं। अब बात करेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मीनिंग होता है रिएक्शन विथ HNO3, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन? नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। ऑलवेज in presence of concentrated H2SO4। नाइट्रेशन हमेशा किसके प्रेजेंस में होगा? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होगा। ऑलवेज इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का ऐसा क्या काम है? ठीक है, तो ऑलवेज इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट इज used to produce जहां पे चार्ज की जरूरत होगी तो वहां पे NO2 प्लस कहेंगे हम। used to produce NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयंस और NO2 फ्री रेडिकल। यहां पे तो हमें फ्री रेडिकल लगेगा, तो ये बनाने का काम कौन करेगा? ये बनाने का काम करेगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड किस काम में आएगा? यूज्ड टू प्रोड्यूस नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयंस को प्रोड्यूस करने के काम में आएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये ध्यान रख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे किसी रिएक्शन में जहां चार्ज वाले रहेंगे वहां बता दूंगा कैसे बनता है। तो नाइट्रोनियम आयंस चाहिए सल्फोनेशन के लिए या NO2 फ्री रेडिकल चाहिए सल्फोनेशन नाइट्रेशन के लिए। ओके, तो देखो RH इज द एल्केन। यहां पे क्या लगेगा हमें? ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको प्रोडक्ट निकालने में दिक्कत ना हो। तो ये NO2 फ्री रेडिकल की हमें जरूरत पड़ती है यहाँ से, तो वाटर निकल करके बाहर चले जाएगा और साथ में बन जाएगा नाइट्रो अल्केन। क्या प्रोडक्ट बनेगा? नाइट्रो अल्केन। तो अल्केन्स का जब हम नाइट्रेशन करेंगे तो हमें नाइट्रो अल्केन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। नाइट्रो अल्केन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा अल्केन्स का नाइट्रेशन करने पर। ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। अब देखो कई बार क्या होता है, लेकिन ये इतनी फ्लैट रिएक्शन नहीं है, जैसे कई बार कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट भी बना के देती है। अब अगर मान लो मेरे पास सिंपली प्रोपेन है, तो प्रोपेन में एक 2 डिग्री कार्बन भी दिख रहा है। इस पे जो NO2 फ्री रेडिकल है, इसका अटैक जब होगा तो किस किस मोड में क्या क्या चीजें बनेगी उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी होगी वो 2 नाइट्रो प्रोपेन की होगी। 2 नाइट्रो प्रोपेन लगभग 40% बनता है 2 नाइट्रो प्रोपेन। इसके साथ साथ
यहाँ पे नाइट्रोप्रोपेन भी बनेगा, लगभग 25% नाइट्रोप्रोपेन। इसके बाद नाइट्रोईथेन, मतलब बीच से भी क्लेव करेगा, इधर से भी फूटेगा ये, तो नाइट्रोईथेन भी बनेगा और साथ में नाइट्रोमीथेन भी बनेगा। देखो लगभग ये 25%, ये आपका लगभग 25% और ये लगभग 10%। एक परसेंटेज का कोई काम नहीं है, लेकिन इस तरीके से क्लेव हो जाती है, बॉन्ड फिशन हो जाता है बीच से भी प्रोपेन का, ये ध्यान रखना है। तो नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन RNO2 फ्री रेडिकल होंगे और नाइट्रेशन के बाद नाइट्रो अल्केन्स बनेगा, ये ध्यान रखना है। नाइट्रेशन के बाद अब बात करते हैं सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन का मतलब होता है डायरेक्टली रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड, सीधा सीधा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो रिएक्शन है उसको हम कहते हैं सल्फोनेशन। SO3 प्लस और SO3 फ्री रेडिकल इज द इंटरमीडिएट। जो टिपिकल चीजें आ सकती है वो सब कवर कर रहे हैं हम, और द इंटरमीडिएट। तो SO3 प्लस या फिर SO3 प्लस या SO3 फ्री रेडिकल यहाँ पे इंटरमीडिएट होगा, ये ध्यान रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अल्केन्स जब भी सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करेंगे ऐसा, तो ये वाटर रिलीज कर देंगे और वाटर रिलीज करके RSO3H का फॉर्मेशन करेंगे, साथ में वाटर बाहर चला जाएगा। इट इज अल्काइल सल्फोनिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? अल्काइल सल्फोनिक एसिड। मतलब सिंपली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अल्केन्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अल्काइल सल्फोनिक एसिड बनाते हैं, अल्काइल सल्फोनिक एसिड बनाते हैं। और ये अल्काइल सल्फोनिक एसिड जो है बड़े काम के हैं ये। अगर हम इसके अंदर NaOH या KOH डाल देते हैं, मतलब बेस ऐड कर देते हैं अगर हम, तो ये RSO3Na बन जाता है। RSO3Na, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। और सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड जो होते हैं ये डिटर्जेंट होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। डिटर्जेंट जैसा काम करते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। तो जितना भी डिटर्जेंट बनता है वो सब सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड होता है, ये ध्यान रखना। खास बात क्या होती है डिटर्जेंट में? ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ प्रोड्यूस करते हैं। मतलब इससे हार्ड वाटर वाले भी अपने जिनके एरिया में हार्ड वाटर है वो भी अपने कपड़े धो सकते हैं इससे, डिटर्जेंट के हेल्प से। क्योंकि साबुन जो है वो हार्ड वाटर में फ्रोथ नहीं प्रोड्यूस करते बल्कि वो स्कम प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे कपड़े धोने में दिक्कत होती है। तो हार्ड वाटर के साथ भी डिटर्जेंट्स जो है वो फ्रोथ प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, हेलोजेनेशन। अब चौथा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारा यहाँ पे है एरोमेटाइजेशन, मतलब नॉर्मल कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड का बनना। नॉर्मल कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड का बनना, एरोमेटाइजेशन। तो अल्केन्स एरोमेटिक के लिए 6 कार्बन कम से कम, हाँ, in presence of Cr2O3 और Al2O3,
at 600 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर Cr2O3 या Al2O3 के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 आर Al2O3 at 600 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्केन्स शो aromatization, अल्केन्स एरोमेटिकरण प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे मान लो आपके पास C6H14 है, हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन है आपके पास। इन दिस कंडीशन, जो कंडीशंस लिखे हुए हैं इस पे कहां पहुंच जाएगा, बेंजीन पे पहुंच जाएगा, C6H6 पे पहुंच जाएगा। 8 हाइड्रोजन बच रही तो उसको मैं 4H2 लिख दूंगा। अगर मेरे पास हेप्टेन है, C7H16 is the heptane, under the same condition it gives toluene। तो अगर हेप्टेन है तो टोलुइन मिल जाएगा, हेप्टेन है तो टोलुइन मिल जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। हेक्सेन है तो बेंजीन, हेप्टेन है तो टोलुइन। अब ऑक्टेन है तो क्या क्या मिल सकता है, तो यही कुछ खास बातें रहती है जिसको मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत हम लोग एलाबोरेट करेंगे कहीं कहीं पर, क्योंकि अब अगर एरोमेटाइजेशन सिलेबस में है तो एरोमेटाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखो, अगर ऑक्टेन है तो C8H18 हो जाएगा मेरे पास। तो ऑक्टेन में क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, और ऑक्टेन्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो एक तो जाइलिन। अब जाइलिन भी आपको पता है 3 टाइप की होती है, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन। तो जाइलिन्स मिल जाएगी। अब ऑर्थोजाइलिन मिली तो मेटाजाइलिन की भी प्रॉपर्टी होगी। मेटाजाइलिन भी कुछ कॉम्पोजिशन में मिलेगा, कुछ कॉम्पोजिशन में आपको पैराजाइलिन्स भी मिलेंगे, और कुछ आपको इथाइल बेंजीन भी मिलेगा। 6 कार्बन ये और 2 कार्बन ये, तो इथाइल बेंजीन भी आपको मिलेगा। तो ऑक्टेन है तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाले हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो ये बात हुई ऑक्टेन के एरोमेटाइजेशन की, मतलब हाउ टू ओपन चेन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू द एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटाइजेशन के बाद अगला आएगा आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन हिंदी में कहेंगे इसको समावयवीकरण, समावयवीकरण, आइसोमराइजेशन, स्ट्रेट चेन टू ब्रांच चेन। और आइसोमेरिक फॉर्म लेने के लिए मिनिमम 4 कार्बन का अल्केन चाहिए। तो जैसे मेरे पास मान लीजिए ब्यूटेन है, ब्यूटेन हैविंग 4 कार्बन एटम, AlCl3 is the catalyst for isomerization, temperature is about 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन को कन्वर्ट कराएगा ब्रांच चेन कंपाउंड आइसोब्यूटेन में। तो ब्यूटेन का दूसरा आइसोमर भी बना देगा। नॉर्मल और दो आइसोमर होते हैं ब्यूटेन के। अगर मेरे पास पेंटेन है, केवल हमको कंडीशंस ध्यान रखनी है। पेंटेन है तो देयर इज 3 डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो पेंटेन है तो उससे क्या बना देगा, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो आइसो नियो पेंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस केमिकल चेंज इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन, इसको हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्केन्स का। एरोमेटाइजेशन ध्यान रखना है, एरोमेटाइजेशन के बाद आइसोमराइजेशन हो गया। आइसोमराइजेशन के बाद अब आएगा अगला क्रैकिंग। तो क्रैकिंग क्या होती है उसकी बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रैकिंग?
क्रैकिंग। हिंदी में इसको कहते हैं भंजन। भंजन मतलब तोड़ना, विभाजित करना, क्रैकिंग। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन of higher boiling point, higher hydrocarbon of higher boiling points into lower hydrocarbon of lower boiling point, lower boiling points। यह है क्रैक। उच्च अणुभार वाले, उच्च क्वथनांक एवं उच्च अणुभार वाले एल्केन का निम्न क्वथनांक एवं निम्न अणुभार वाले एल्केन में परिवर्तन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लोअर बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड क्रैकिंग। क्रैकिंग। और इसके लिए कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है, हीट से भी कर सकते हैं। तो जब कैटलिस्ट होगा तो कैटालिटिक क्रैकिंग कहेंगे, जब हीट के थ्रू जाएंगे तो उसको हम थर्मल क्रैकिंग कहेंगे। कैटलिस्ट होगा तो कैटालिटिक क्रैकिंग, हीट यूज करेंगे, बाई टेम्परेचर जाएंगे तो उसको कहेंगे हम थर्मल क्रैकिंग। और एडवांटेज क्या होता है, जैसे कोई हायर हाइड्रोकार्बन है मेरे पास, जैसे मान लो मेरे पास डीजल है और पेट्रोल कम पड़ा अगर, तो हम डीजल को क्रैक करके पेट्रोल में तोड़ सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है, ये इसका एडवांटेज है। हायर हाइड्रोकार्बन्स ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट से हम जा सकते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन ऑफ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। मिनिमम 4 कार्बन वाला कंटेंट क्रैकिंग के लिए भी लगता है। तो देखो, एक तो जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन प्लस मीथेन बना सकते हैं यहां से हम इथाइलिन के साथ इथेन बना सकते हैं। तो दैट इज अ फंक्शन ऑफ क्रैकिंग, इसको हम कहते हैं क्रैकिंग। हायर हाइड्रोकार्बन टू लोअर हाइड्रोकार्बन जाना क्रैकिंग कहलाता है। क्रैकिंग के बाद बात करते हैं कंबस्टन पर। कंबस्टन हिंदी में कहेंगे इसको दहन। दहन करना मतलब बर्न करना, बर्न करना मतलब देयर इज नो लिमिट ऑफ ऑक्सीजन, नो लिमिट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कोई लिमिट नहीं है, जितना जरूरत है उतना देते जाएंगे, तो नो लिमिट ऑफ ऑक्सीजन। तो व्हेन हाइड्रोकार्बन्स, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, कॉमन बात होगी, हाइड्रोकार्बन्स completely oxidize, then it gives CO2 and water। तो क्या बना के देगा, CO2 और वाटर बना के देगा। कोई भी अल्केन जब completely ऑक्सीडाइज होगा तो CO2 और वाटर एज अ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। जैसे मीथेन है मेरे पास, प्लस ऑक्सीजन, 1 कार्बन तो CO2, 4 हाइड्रोजन तो 2 वाटर, कितने लग गई, 2 और 2 4, तो यहाँ लिख देंगे हम 2O2 से 2H6 प्लस O2, कितने कार्बन 2 तो लिख दो 2CO2, कितने हाइड्रोजन 6 तो लिख दो 3H2। अब गिनो, 4 और 3 7 ऑक्सीजन लग रही है, तो 7 लिख दोगे तो 14 हो जाएगी, तो कैसे लिख दो 7/2O2, 7/2O2। तो दिस इज कॉल्ड कंबस्टन, मतलब कंप्लीटली ऑक्सीडेशन, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन। कंबस्टन का मतलब क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, फ्री ऑफ ऑक्सीजन। अब उसके बाद पार्शियल ऑक्सीडेशन, जहां पे हम कंट्रोल करके चीजें देंगे। पार्शियल
ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कैटलिस्ट का भी रोल आएगा। नंबर 1, when methane and oxygen gas is passed through the copper tube। मीथेन और ऑक्सीजन गैस को जब हम तांबे की नली से गुजारते हैं, पास थ्रू द कॉपर ट्यूब एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, then it gives methanol। तब मीथेनॉल एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। तब क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? मीथेनॉल एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो व्हेन मिक्सचर ऑफ मीथेन and oxygen gas is passed through the copper tube, then it gives methanol। तो methane plus oxygen in a ratio of 9:1 condition is there। तो सीधे सीधे ये कन्वर्ट हो जाएगा मिथेनॉल के अंदर। तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन का पहला एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने। This is the first example of the partial oxidation। अब partial oxidation का second example, in presence of, catalyst change कर दिया यहाँ पे मैंने, in presence of MnO, it means manganese oxide, MnO at 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो भी आपका अल्केन होगा, इट गेट ऑक्सीडाइज टू गिव, अब ये आर लिया था मैंने, यहाँ भी आर ले लो, जो अल्काइल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा COH में, RCOH। लेकिन अगर मान लो ऐसा कंपाउंड है मेरे पास, ब्यूटेन है, तो ये क्लेव भी होगा, यहाँ से बीच से क्लैब हो जाएगा। Oxidize to give 2 moles of acetic acid। ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो हमें मिल जाएंगे एसिटिक एसिड के 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन के कुछ प्रोडक्ट हैं अल्केन्स के। इट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। और हाइड्रोकार्बन के अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ईन्स और आइंस के बारे में, क्योंकि दोनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम हैं। तो हम लोग दोनों को साइमल्टेनियस, दोनों टॉपिक पे साइमल्टेनियस बात करेंगे, मतलब ईन्स और आइंस का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप रिवाइज करते रहिए। थोड़े टेक्निकल इश्यूज भी रहते हैं, जैसे लेक्चर करना ही मेन काम नहीं रहता है, लेक्चर को रेंडर करना, फिर उसको नेट से डालना, कई बार स्पीड स्लो होती है, कई बार वो अपलोड प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, उसमें टाइम लगता है, इसलिए थोड़े इश्यूज रहते हैं और वो चलते रहेंगे। आपका काम है जितना हो गया है उसको अच्छे से कंप्लीट करते चलना, उस पर काम करते चलना और अपने आप से जो चीज़ें आप कर सकते हैं उस पर एफर्ट डालते रहिए।